सर जब ये प्रॉपरली डायग्नोस टाइमली, अगर इन केस जैसे मैं अपनी बात करूँ, अगर ये टाइमली डायग्नोस हो गया है, और क्योंकि आजकल एडवांस मेडिसिन है, मेडिसिन नॉर्मल मेडिसिन भी है, पेन किलर्स भी है, जो कि जनरली रोमेटोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, और हम लोग कुछ समय तक अगर उसको रेगुलरली मेडिसिन को लेते हैं तो वो पेन भी चले जाता है। तो यस। क्या, मेरा सवाल ये है कि वो पेन जब मेडिसिन से चले जाता है तो उसके बाद क्या डैमेज भी रुक जाता है तो या डैमेज चलता रहता है? तो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, डीमार्ट्स कैटेगरी में काफी सारी ड्रग्स आती हैं जो एंकाइलोसिस में भी हम लोग यूज करते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग। तो ये स्लो डाउन तो कर देती है एक्टिविटी को, ऊपर कंप्लीटली बंद नहीं करती, क्योंकि वियर एंड टियर तो चल रहा है। जैसे कि हमारे बाल एज के साथ में सफेद हो रहे हैं, जैसे कि आपको एंकाइलोसिस रूमेटॉइड नहीं थी फिर भी आपका घुटना खराब हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप रोज पालती मार रहे हो, रोज 4 किलोमीटर चल रहे हो, फ्रिक्शन हो रहा है, तो जॉइंट डिजीज एक्टिविटी तो चल ही रही है। और आपके केस में थोड़ी सी ज्यादा चल रही है बिकॉज इम्यूनिटी ऑटो इम्यून काम कर रही है, बट वो स्लो हो जाती है, और वो सिग्निफिकेंटली स्लो हो सकती है कि आपकी सर्जरी कभी ना आए। उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करनी है। एक तो आपको एक्टिव रहना है, और एक्टिव का मतलब जिम में डंबल उठाना नहीं है, स्ट्रेचिंग है। ये आपको स्टिफ कर रही है, आपको स्ट्रेच करना है। मतलब दो बेस्ट एक्सरसाइज अगर हो तो वो है योगा और स्विमिंग। योगा में आप स्ट्रेचिंग करते हो, स्विमिंग एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है, आपके जॉइंट पे जॉइंट रिएक्शन फोर्स नहीं लगती, बिकॉज पानी आपको बायोंसी देता है। चाहे आप तालाब में तैर रहे हो चाहे नहीं तैर रहे हो, नहीं तैरने की सुविधा है तो आप योगा कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, पालथी लगाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप उसको फ्यूज ही नहीं होने दे रहे। तो मेरे भी जीजा जी हैं, उनको भी एंकाइलोसिस पॉजिटिव है, चैलेविटियम पॉजिटिव है, बट कोई सिम्टम नहीं है, एब्सोल्युटली सिम्टम फ्री। तो जब इतना आपका कंट्रोल है तो आपको कोई ड्रग की भी जरूरत नहीं है। लिटरली आपको ड्रग की जरूरत नहीं है। अगर आपने ड्रग चालू करी तो वो छूट जाएगी आपके बीच में, अगर आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है तो। आर मैं यू भी टेकिंग सर मेडिसिन अभी? मैं सल्फासलाज़िन लेता हूँ, डिसीज़ को ज़्यादा प्रोग्रेस ना हो जिससे कि, और बाकी जैसे आपने बताया, अगर आपके पास इनफैक्ट कम समय भी है तो भी आपको स्विमिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप अगर हाफ एन आवर भी स्विमिंग कर लेते हैं, जैसे मैं रेगुलरली स्विमिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, Yes. स्ट्रेचिंग, फ्री स्टाइल एक्सरसाइज, Yes. कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं जिससे ओवर बर्डन हो। जबकि मैं पहले जिम करता था, इनफैक्ट मेरा जो डायग्नोस हुआ वो जिम से ही पेन स्टार्ट हुआ था। हाँ. बट फिर वो मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि नहीं, ये अपने नहीं, लिए दिस इज बनी नहीं नॉट है। फॉर यू। हम लोगों को थोड़ा फ्री स्टाइल और योगा, इन सब चीजों को करेंगे तो स्ट्रेच करना है स्ट्रेच। बॉडी को, वो जकड़ रही है तो मैं स्ट्रेच करना है, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आप रेगुलरली करो। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। लोग समझते नहीं है कि हेल्थ में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर एक बार आपका हिप फ्यूज हो जाता है फिर तो देखो उसके बाद का भी बहुत बड़ी लाइफ है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ हो गया या आपको सही से डायग्नोज नहीं हुआ। बट अगर आप होने ही नहीं दो, दैट इज द बेस्ट। अगर आप हो भी रहा है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन जो रूम प्रैक्टिस करता हुआ एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स, उससे मिलो, नहीं है तो आप रोमेटोलॉजिस्ट से मिलो। आजकल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा है, हाँ। क्योंकि इसमें फिजिकल अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं है देखने की। आपने चलता हुआ वीडियो भेजा, आपने वीडियो कॉल पे बता दिया, आपको ड्रग्स लिख के आ गई, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यू आर गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका डिजीज प्रोग्रेशन बहुत स्लो हो जाएगा, टू द पॉइंट कि यू माइट नेवर नीड अ सर्जरी। तो ये तो सर ये बात हुई कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, और इन द एंड जो आजकल आप भी नोटिस कर रहे होंगे क्योंकि आप सर्जन हैं, कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट ना हिप रिप्लेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। हिप रिप्लेसमेंट पे भी मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट भी जब सर्जन आप या फिर रेमेटोलॉजिस्ट बोल देते हैं कि नहीं, आपको ना दिखाना पड़ेगा ऑर्थोपेडिक को, या आपको सर्जरी की ज़रूरत है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो सर क्योंकि बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं, क्या उसके कुछ पहले सिम्टम्स होते हैं, जैसे पैरों पे दर्द होना स्टार्ट होना, या पैरों पे वजन नहीं ले पाता इंसान, तो उस टाइम पे उसको एकदम वो हो जाना चाहिए कि अब आपको जाओ जाके चीजें, तो कुछ प्रायर। मैं कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ जिसके बाद अपने को वेट नहीं करना है डॉक्टर को मिलने में, स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आपके आसपास में जो भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर अच्छा हो उसके पास में मिलने से अब वेट नहीं करना है। अगर आपको लचक आ रही है, अगर आपका पैर छोटा बड़ा होने लगा, अगर आपने पालती लगाने की कोशिश करी, आप पालती नहीं लगा पा रहे, अगर आपने अपना पैर उठा के बाइक पे पैर रखने की कोशिश करी, आप वो नहीं कर पा रहे, और अगर आपको अपने फीते बांधने में और मोजे चढ़ाने में दिक्कत हो रही है, अगर इनमें से आपको कुछ भी हो रहा है, और स्पेशली सुबह जगने के बाद हो रहा है पहले 15-20 मिनट में, तो आपको तुरंत तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये अर्ली साइंस है हिप आर्थराइटिस के। और सर जैसे हिप रिप्लेसमेंट है, तो हिप रिप्लेसमेंट के लिए आप क्या, मतलब कि जैसे अगर कोई पेशेंट को अगर हिप रिप्लेसमेंट सजेस्ट कर दिया गया है, तो उनको क्या सोचना चाहिए, उनको कहाँ क्या कराना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में थोड़ा बताएंगे? तो अगर हम हिप रिप्लेसमेंट की बात करें कि एक बार आपको हिप रिप्लेसमेंट सजेस्ट कर दिया गया है, तो अब आपका
पहले तो जो है मन जो है रिस्ट्रिक्ट करता है कि यार हिप रिप्लेसमेंट, मेरी तो अभी उम्र ही 20 साल है, मैं तो अभी 25 साल का हूँ, मेरे को क्यों हिप रिप्लेसमेंट। तो अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया गया तो आपको ठीक ठाक बीमारी है, और आपकी हिप रिप्लेसमेंट कोई जान बचाने वाली सर्जरी नहीं है, वो लाइफ क्वालिटी इंप्रूविंग सर्जरी। आप लचक खा के चलते हो, वो आपकी लचक खत्म कर देगी। आपका पैर छोटा बड़ा हो गया, वो आपका पैर छोटा बड़ा ठीक कर देगी। आप पालती नहीं लगा पा रहे, वो आपको पालती लगाने में हेल्प करेगी, अगर स्पेशल टेक्निक से हुआ है तो पहली बात तो ये समझ लें कि हिप रिप्लेसमेंट इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूविंग सर्जरी। वो आपकी लाइफ बचाने वाली सर्जरी नहीं है, हार्ट का स्टेंट नहीं है कि अब नहीं कराओगे। तो अगर आपको चाहिए, आप कहते हो, कुछ पेशेंट्स कहते हैं सर मेरे तो बहुत अच्छी लाइफ चली, तो आप चलाते रहो, पर कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होने लगेगी। दूसरी चीज, एंकाइलोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे पेशेंट्स जो हैं होते हैं ऑलरेडी मेडिसिन पे या बायोलॉजिक्स पे। उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हम तो रखते ही अपने पेशेंट्स में ध्यान, कि वो 3 से 4 हफ्ते पहले या जिस भी तरीके की उनको दवा चल रही हो, वो बायोलॉजिक्स उनकी टेपर करनी होती है। क्यों ऐसा करना होता है? हिप में सर्जरी में हम चीरा लगाएंगे, इंसिजन लगाएंगे, तो हमारा एक बड़ी चीज दुश्मन क्या है? इन्फेक्शन एक दुश्मन है हमारा। नॉर्मल पेशेंट की तो इम्यूनिटी अच्छी है, घाव अच्छे से भर जाएगा, पर अगर आप इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे हो, आप कोई ऐसी चीज ले रहे हो जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो आपका इंसिजन का घाव भरने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें बैक्टीरिया आ सकता है, उसमें इन्फेक्शन आ सकता है। तो हड़बड़ी में सर्जरी नहीं कराएं, क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी है, ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है कि सर आज तो मेरे बहुत दर्द हो गया, आज एक रिप्लेसमेंट कर दूंगा, ऐसा नहीं। तो इलेक्टिव सर्जरी है। आप अगर दवा पे हैं तो आप दवा टेपर करें, अपने डॉक्टर को बताएं कि मेरी टोफासिट्रेट चल रही है या बायोलॉजिक्स चल रही हैं, तो उसका कुछ ड्यूरेशन रखा जाता है, सर्जरी के पहले उसको बंद करना होता है, कुछ टाइम सर्जरी के बाद भी बंद रहता है। ओके। तो उसमें कुछ ऑल्टरनेट मेडिसिन देते हैं हम, जैसे कि सेम चीज होती है ब्लड थिनर्स पे भी। अगर कोई पहले ब्लड थिनर ले रहा है तो फिर उसको टेपर करा जाता है, दूसरी तरीके की दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट सोचता है कि मैं तो ले रहा हूँ, अच्छा चलो मैं कल आ गया सर्जरी करने, आप इतने टाइम से ले रहे हो, तो फिर ये अवॉइड करा जाए। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में प्रॉब्लम होगी, पर अवॉइड करा जाना चाहिए। सर आजकल है ना बहुत आम भी हो गया है। वैसे तो मैं हम लोग को डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि हम लोग मेडिसिन पे रहते हैं तो उसकी वजह से हमारे पेन कंट्रोल में रहते हैं। बट हम लोग है ना एक्सपीरियंस करते हैं जितने भी एंकल लूजिंग वाले हैं कि हम लोग है ना जनरली चलते फिरते भी हैं तो हमारी बोन्स क्रैकिंग साउंड करती है। इनफैक्ट हम लोगों का छोड़े, आजकल छोटे बच्चों के घुटनों से पैरों से आवाज कड़क कड़क आवाज आती है। तो ये किस चीजों के सिम्टम्स है? क्या हम अगर हमारे साथ हो रहे हैं तो हम इसको किस तरीके से लें, और बच्चों के साथ हो रहे हैं तो बच्चों को किस तरीके से दोनों लें? बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आपके साथ भी हो रही है हिप जॉइंट के अलावा कहीं पे, हिप जॉइंट के अलावा कहीं पे, और किसी भी बच्चे के साथ हो रही है, जो सर चटकने की आवाज आ रही है, ऐसे हो रहा है, मैं तो सीधा कर रहा हूँ तो भी चटक रहा है, चटकाने की कोशिश नहीं कर रहा तो भी आवाज आ रही है, वो नाइट्रोजन बबल, जॉइंट में नाइट्रोजन बबल इकट्ठा हो जाता है, वो बस्ट हो जाता है। नाइट्रोजन हमारे अंदर रहती ही, जब हम डीप सी डाइविंग करते हैं, मैं तो डाइवर का कोर्स हूँ, तो उसमें और बड़ी साइंस है इसकी। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कमता बढ़ चढ़ता रहता है बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, तो उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। हाँ, जानबूझ के आवाज निकालने की कोशिश नहीं करनी, जैसी कुछ किसी को आदत लग जाती है बार बार फोड़ने की। हालांकि क्लिनिकली प्रूवन उसका भी कुछ नेगेटिव साइड पता नहीं चला है अगर ऐसा करोगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एंकाइलोसिस का कोई पेशेंट है और हिप में से कड़क कड़क आवाज आ रही है, बिल्कुल कंसर्निंग बात है। ओके। हाँ, उसका मतलब है कि उसको क्रेपिटस हो रहा है। क्रेपिटस होता है हड्डी का घिसना बहुत जोर से, वो दर्दनाक भी हो सकता है, तब भी आपको डॉक्टर से मिलना है, और वो बिना दर्द के भी हो सकता है, आपकी नर्व मर गई हो और क्रेपिटस हो रहा हो आपको हिप में से। आपको नी में से आ रही है, आपको एल्बो में से भी आ रही है, नकल से आ रही है, गर्दन से आ रही है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, वो नाइट्रोजन बबल है। घुटने से भी, अगर घुटनों से भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जब वो घिसता है तो एकदम अलग फीलिंग आती है, खस 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 खस, हर बार घिसेगा, एकदम बहुत जोर से घिसेगा, और घिसने के साथ दर्द होगा, क्योंकि अब उसकी नर्व्स ओपन हो गई, अब नर्व का मुंह खुल गया है, अब वो रब हो रही है, अब वो दर्द कर रही है। तो बिल्कुल दो अलग अलग टाइप की, एक का नाम है क्रेपिटस और एक का नाम है जॉइंट क्रैकिंग। तो जॉइंट क्रैकिंग इज हार्मलेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो नाइट्रोजन बबल की वजह से होती है। बट क्रेपिटस एंकाइलोसिस वाले पेशेंट में होता है, यस डेफिनेटली, वो हिप में से ही होगा। ओके। 99.99%, क्योंकि एंकाइलोसिस में वही एक जॉइंट है जिसमें इतना मूवमेंट है कि वो क्रेपिटस करके वापस आ जाए। उसके बाद वाली आप स्टेज में चले जाओगे, फिर क्रेपिटस बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर आप फ्यूज हो। ओके। तो ना फ्रिक्शन है ना क्रेपिटस। सर ये सर्दियों में क्यों हम लोगों को ज़्यादा पेन बढ़ने लग जाता है, या फिर है ना जनरली भी लोगों, एजेड लोगों को भी बढ़ता है, हाउएवर हम लोगों के लिए सर्दियाँ काफ़ी खतरनाक हो जाती है, फ्लेयर्स वापस आते हैं, इसका क्या कारण? कोई भी जॉइंट की प्रॉब्लम, भले उसको अपर टिबिया का फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर अच्छे से जुड़ा नहीं, खुरदरा जुड़ गया घुटने का, हिप का फ्रैक्चर हुआ, टेढ़ा मेढ़ा जुड़ गया,
नी में चोट लगी किसी में, कोई भी जॉइंट की प्रॉब्लम सर्दी में बढ़ जाती है, साइनोवियल फ्लूइड थिकनिंग हो सकती है उसमें, और आसपास की मसल्स जो हैं वो ठंडी पड़ जाती हैं। टिपिकली ये स्टिफनेस आती है मूवमेंट चालू करने के टाइम पे। आप 2 घंटे से कार में बैठे हो, आपको उतरने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उतर गए फिर चल लोगे। सुबह आप बेड से उठ नहीं पा रहे, आपको 5 मिनट लग गए बेड से उठने में, पहला कदम लगने में। टिपिकल फीचर है एंकाइलोसिस पेशेंट्स का, रूमेटॉइड पेशेंट्स का। उसके बाद कह रहे हैं सर वार्म अप हो गया फिर चल लिए। तो ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि जॉइंट ठंडा पड़ जाता है। जैसे कि मेटल की बेंच आपने देखी एकदम ठंडी पड़ जाती है, और लकड़ी की बेंच देखी आपने नहीं पड़ती है। तो जॉइंट फ्लूइड वगैरह सब कुछ उसमें स्लगिश फ्लो हो जाता है, जैसे चाशनी जैसा हो जाता है। एक बार आप उसको चला दोगे तो वो मूवमेंट आ जाएगा बिल्कुल ग्रीसिंग की तरीके से 10-15 मिनट। तो उसको रोकने के लिए क्या करना है कि आपको ऑलमोस्ट डेली वार्म अप करना है 10-15 मिनट का। अगर आप वार्म अप करते रहोगे तो ये कभी बढ़ेगी नहीं। पर किसी को भी जॉइंट की तकलीफ हो, वो ठंडे एनवायरनमेंट में, भले वो ठंडी जगह पे शिफ्ट हो जाए या उसके यहाँ सर्दी आ जाए, थोड़ी सी तकलीफ इनिशियल मूवमेंट में आएगी। और लोगों को थोड़ा ये समझने में भी दिक्कत होती है कि जब हमको जॉइंट में पेन हो रहा है तो क्या हमको हीट थेरेपी लेनी चाहिए या कोल्ड थेरेपी लेनी चाहिए। तो आपके हिसाब से सर क्या चीज लेनी चाहिए, क्या फायदा तो करती मैं है? मैं इसका है ना एकदम बिल्कुल सिंपल बात बता देता हूँ आपको। जब भी कोई अक्यूट चीज हुई है, अक्यूट मतलब कि एकदम अब मेरे को चोट लग गई, आज चोट लग गई, आज मैं गिर के आ गया, आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो पहले 2-3 दिन के लिए आपको कोल्ड कंप्रेसेस देने चाहिए कि वहां पर ब्लीडिंग जो है अंदर से हो रही है, चोट लगने पे इनविजिबल ब्लीडिंग भी होती है अंदर से, वो आपकी कम हो जाए। एक बार आप क्रोनिक स्टेज में चले गए, मतलब आपको वो प्रॉब्लम है, या फिर जैसे एंकाइलोसिस वाले को आज हिप नहीं खराब हुआ है, आज उसको चोट नहीं लगी है, आज उसका घुटना खराब नहीं हुआ है ऑलरेडी, तो आपको हीट थेरेपी ही लेनी है। 99.99% आपको हीट से, वही वाली चीज जो सर्दियों में हो रही थी, आपने हीट दी तो वो लुब्रिकेशन थोड़ा इजी हो गया, उसका जो टाइट जो टेक्सचर था वो थोड़ा और लिक्विडी हो गया, बेटर घूमने लगी। तो अगर आपको चोट लगी है और एकदम से तकलीफ चालू हुई है तो कोल्ड, अगर क्रोनिक हो गई है तो वार्म। पर कभी भी जॉइंट में इंडियंस जो है सबसे बड़ी गलती करते हैं मसाज। मसाज, या फिर उसको गांव में बोल देते हैं हमारी तरफ में सुताई। कोई लोकल डॉक्टर या पहलवान जो होता है उसको तेल लगा के, वो बिल्कुल प्लीज 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 ना कराएं, बिकॉज उससे हाइपरट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन नाम की एक चीज हो जाती है, जो एंकाइलोसिस में तो बहुत कॉमन है। मतलब आपकी मसल में कैल्शियम बन जाएगा। आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत कैल्शियम बना रही थी, क्योंकि आपने बहुत जोर से मसाज करवा दी, तो उसको लग रहा है मसल में भी जो है चोट पहुंची है, तो उसने वहां पे भी क्या कर दिया, कैल्शियम बना दिया। और ये लोग ज्यादातर क्या करते हैं, सुताई करने के बाद उसको बांध और देते हैं, तो वो अच्छे से कैल्शियम बना देती है, फिर आपका मूवमेंट ही खत्म हो जाएगा। तो ये लोग फ्रैक्चर के बाद भी कराते हैं। तो अगर आपको कुछ भी चीज लगाना है, ऑयल या कोई भी चीज लगानी, तो हल्के हाथ से लगा के उसको छोड़ दें, उसको रबिंग ना करें। और स्पेशली अगर पैर में कर रहे हैं मसाजिंग, तो नीचे से ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो वॉल्स लोग खराब कर लेते हैं अपनी काफ मसल के ऊपर से नीचे कैसे प्रेस कर करके, क्योंकि वेन्स जो है ऊपर ब्लड जाती है वॉल्स की मदद से। तो काफ हमारा सेकंड हार्ट होता है, तो उसके वॉल खराब कर देते हैं वो। तो कभी भी मसाज काफ में नीचे नहीं होनी चाहिए, हमेशा ऊपर होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर आपके हिसाब से मतलब कि जैसे अब हम बात कर ही रहे हैं कि मसाज वगैरह नहीं करानी चाहिए, क्योंकि डायग्नोस जैसे आपने बताया कि रॉन्ग ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा कारण होता है। उसके साथ साथ रॉन्ग ट्रीटमेंट में ना ये भी चीज़ आती है कि कई बार लोग बाग ना, क्योंकि एलोपैथी पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते, या फिर उन लोगों की काउंसलिंग ही उस हिसाब से नहीं होती कि वो लोग समझ पाए, तो वो जनरली आयुर्वेदा, होम्योपैथी, कायरोप्रैक्टर, इन सब जगहों पे, क्योंकि मैं पर्सनली मैं खुद एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट हूँ। मेरे से अगर कोई बोले कि ना मेरे मेरे हड्डियों में क्रैक करे, तो मैं बिल्कुल नहीं सहन कर पाऊंगा, और मुझे तो ऐसा फील होगा कि ये कहीं मेरी किसी जॉइंट को ना परमानेंटली ना डैमेज कर दे, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन मैंने ये सब चीजें आजकल वीडियोस पे देखी है, तो क्या ये सच में फायदेमंद होता है सर? रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट पेशेंट हो तुम जो कह रहे हो कि मैं नहीं करा पाऊंगा। मैं बताता हूँ उसके पीछे तो कितने पेशेंट से मिले हो जिन्होंने कराई है। ऑलमोस्ट 100% बोल दो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल 100% लोगों ने कराई है, और उसके पीछे कुछ नहीं है, साइकोलॉजी है। वो लोग वो बोलते हैं जो पेशेंट सुनना चाहता है। पेशेंट सुनना ये चाहता है कि साहब सर्जरी से बचा लोगे मुझे। अभी मैं जो है दिन के अगर 10 मरीज देख रहा हूँ, अगर मैं ये बोल दूं कि जो है मैं आपके हिप रिप्लेसमेंट बचा लूंगा, 100 पेशेंट खड़े होंगे बाहर पैसे लेके हाथ में। क्यों? क्योंकि क्यों जा रहे हैं लोग आयुर्वेद, होम्योपैथ, कह रहे हैं सर हमारे 10 लाख खर्च हो गए। आप मेरे वीडियोस देखो, 5 लाख खर्च हो गए सर, 2 साल बर्बाद हो गए। लाख तो छोड़ो, साल बर्बाद हो गए, जो ज्यादा कीमती है। मैं जानता हूँ पर्सनली। तो क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है जो आप सुनना चाहते हैं। आप ऑलरेडी घर से सोच के गए हो वहां पे क्लिनिक पे कि डॉक्टर बस ये बोल दे कि सर्जरी आपकी मैं बचा लूंगा, मैं बस उसे अपना घर बेच के दे दूंगा।
आप सोच के ही वो जा रहे हो, वही तो हो रहा है, जो आप चाह रहे हो वो हो रहा है। तो यहाँ तो हमारे अंदर जो डर भर दिया गया है, कुछ बिजनेसेस डर पे चल रहा है। मैंने देखा है लोग बाग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, सर्जरी मत कराओ, पूरी लाइफ बेड पे रह जाओगे। मैं पूछता हूँ अभी कैसे हो? सर अभी भी बेड पे हैं। बहुत बुरी हालत है सर, बहुत बुरी हालत। मतलब मुझसे ओपीडी में आके पेशेंट ऐसा पूछ रहा है एंकाइलोसिस का, सर मैं जो है अच्छा तो हो जाऊंगा। मैंने कहा अभी कैसे हो? सर बहुत बुरी सर, मरने जैसा हूँ। मतलब तुम डर किस चीज से रहे हो? तुम ऑलरेडी इतनी बुरी हालत में हो कि तुम ना चल पाते, तुम्हें वॉशरूम जाने के लिए 2 लोगों का सपोर्ट चाहिए, तुम बाहर गए हुए तुम्हें अरसा हो गया, दोस्त की पार्टी में तुम गए ही नहीं। तो मतलब डरने के लिए बचा क्या है आपके पास? लिटरली कुछ नहीं बचा। और आप लाखों रुपए तो ऑलरेडी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ट्राई मत करो, ट्राई जरूर करो। मुझे प्रॉब्लम और दुख तब होता है जब लोग 4-4, 5-5 साल कराते रहते हैं, क्योंकि मुझे बताया उन्होंने कि सर ये वो है, इनके पैकेजेस हैं। कह रहे हैं सर वापस आओ भी। मैंने कहा आप गारंटी क्लेम नहीं करते? नहीं सर गारंटी क्लेम तो करते हैं कि नहीं, कि अभी 2 बार और आना पड़ेगा। जब भी गारंटी क्लेम करते कि 2 बार और आना पड़ेगा। हजारों लाखों रुपए लोग उड़ा दे रहे हैं। तो अगर आप थोड़ी सी डेयरिंग करके ऐसे समझ जाओगे कि ये आदमी वो बोल रहा है जो मैं सुनना चाहता हूँ, तो आपके साथ कोई गलती नहीं होगी, ना आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अच्छे से जाओगे, इलाज कराओगे, और आप अगर वो करा भी लोगे ट्रीटमेंट, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये भाप वाप से कुछ नहीं होने वाला, खींचताने से क्या हो जाएगा उसमें। मतलब मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो बोलते हैं सर हम चलते हुए गए थे और बेड पे आए हैं। हाँ बिल्कुल सर। आर्थराइटिस का पेशेंट है, तुम खींच दोगे, हो सकता है एक आध बार गलती से कोई ऑस्टियोफाइट निकल जाए और उसे थोड़ा 2 मिनट के लिए अच्छा फील हो जाए, पर बाकी तो वो वर्सन नहीं होने वाला है, ब्लीडिंग हो जाएगी जॉइंट के अंदर। एंड नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स कमजोर होती है सर, हम लोग की जॉइंट धीरे धीरे मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होती है एंकाइलोसिस वाले पेशेंट्स को, कमजोर होने लगती है, कहीं परमानेंट भी मैं कहता हूँ कि डैमेज है। लेकिन सर जैसे ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सर जैसे आपने बताया कि हिप जॉइंट में से अगर कमल आवाज आ रही है ऐसे ट्विस्ट करते वक्त या कैसे भी क्रैकिंग साउंड है, तो ये क्या वो जो हमारी चिकनाई है वो घिस रहा है ना चिकनाई। हाँ एग्जैक्टली। तो जैसे कि जो ये हमारी ब्लू जो चीज है वो खत्म होती जा रही है, तो ये इसकी परत जो है घिसने लगी। ये एक्चुअली होना चाहिए बिल्कुल स्मूथ ऐसा, तो आदमी का मूवमेंट एकदम स्मूथली चलता है। जैसे इसमें फ्रिक्शन आएगा वैसे ही ये आपको यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, यहाँ भी फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि वो इस घूमेगी तो इसमें, तो उसको भी खुरदरा कर देगी। अब ये अकड़ने लगा, और देख रहे हो अब ये नहीं चल रहा है। अब क्योंकि इसमें दर्द हो रहा है, तो या तो आप ऐसे रख जाओगे या फिर आप ऐसे रह जाओगे, या तो आप स्टक सिटिंग रह जाओगे या आप स्टक स्टैंडिंग रह जाओगे।